आज के जो पहला प्रश्न रहेगा बेटा, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो साइंस में नोबेल पुरस्कार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बेटा, तो एक प्रश्न तो बनना अनिवार्य रहता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो जैसा कि ऑप्शन है आपके सामने, थॉमस एडिसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन और निकोला टेस्ला। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा। तो आपको पता करना है कि द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए किसको इनमें से नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, यानी एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं आपको बता दूं 1921 में इनको सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से, और इनको जब ये प्राप्त हुआ तो 1922 में बेटा प्राप्त हुआ नोबेल पुरस्कार। कितने में प्राप्त हुआ है? 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, नोबेल पुरस्कार। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा बेटा, और इसी तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का सेकंड नंबर का प्रश्न। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, यानी कि धनात्मक त्वरण का अर्थ है यानी एक्सीलरेटर। तो वस्तु का भी काम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, या वस्तु का वेग शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि वस्तु का वेग कैसा हो जाता है बेटा? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात पर को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको क्वेश्चन को हैशटैग लगा लीजिए। यदि F बराबर 0 है इसलिए किया गया कार्य W क्या होगा? तो बेटा सीधी सी बात है, जब F 0 है तो W भी क्या होगा मेरे मित्रों? 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट होगा। इसी प्रकार से आपको सारे PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, और PDF लेने के लिए कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? यस लिख दिया करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखने अनिवार्य है। आपको PDF प्राप्त होती रहेगी समय पर, जो कि कुछ PDF ऐसी भी होती हैं जो कि बच्चों को पहुंच नहीं पाती हैं वहां तक, लेकिन आप यस लिख दीजिएगा तो आपको PDF मेंशन हो जाया करेगी। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, यानी कि पहाड़ों पर, यानी जब ऊंचाई पर जाते हैं तो पानी कितने टेम्परेचर पर उबलने लग जाता है? 100 डिग्री से कम है, 100 डिग्री से अधिक है, या 100 डिग्री पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखेंगे कि पानी जो है वो 100 डिग्री से कम पर ही पहाड़ों पर उबलने लग जाता है, क्योंकि टेम्परेचर पे कम पे होता है बेटा। कितने पे होता है? 100 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर ए ये क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि है बहुत ही प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, यानी कि एक वस्तु है जिसको अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो छवि का निर्माण कहां पर होगा? फोकस पर होगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर होगा, या वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा, या वक्रता केंद्र पर होगा? बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा ये। इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर ये फोकस और यहाँ वक्रता त्रिज्या। बोला जा रहा है कि आपसे कि फोकस बिंदु और बीच में स्थित है, यानी वक्रता केंद्र, और ये अब यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ पर इसका इस तरीके से बनेगा बेटा, और इस तरीके से। तो इसके जो पीछे बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी बेटा? पीछे की साइड में बनेगी इमेज। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा बेटा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र ये है आपका, ये बेटा क्या है? वक्रता केंद्र है। और ये क्या है बेटा? आपका फोकस दूरी है, और ये ध्रुव है बेटा। तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से राइट हो जाएगा बेटा, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो कि आपको साइंस पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 6। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक प्लेट आयरन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक घंटी, या इलेक्ट्रिक टोस्टर।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक घंटी जो है वो आपके अनुप्रयोगों पर लागू नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे हैशटैग लगा लीजिए। श्रव्य आवर्तियों का आवर्ती परास क्या होता है? यानी कि श्रव्य आवर्तियों का आवर्ती परास क्या होता है? 0 हर्ट्ज से लेकर के 100, 1000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या 500 हर्ट्ज से लेकर के 1,00,000 हर्ट्ज यानी 100, और 350 हर्ट्ज से लेकर के 350 के हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट होगा बेटा। 20,000 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब देखिए शब्द के लिए तो ये हो गया बेटा। अगर आपसे पूछ ली जाए अब शब्द के लिए, अब शब्द के लिए क्या होगा? ठीक है, और पराशब्द के लिए क्या होगा बेटा? तो अब शब्द के लिए अगर बात करी जाए तो ये करीब करीब रहता है बेटा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तक। ठीक है बेटा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादातर रहेगा, और ये 0 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। तो ये वाला प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन घुमा करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि अपश्रव्य के लिए, अपश्रव्य के लिए 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा, और पराश्रव्य के लिए 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक रहेगा बेटा। और श्रव्य के लिए बात करी गई थी तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिसको मनुष्य सुन सकते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आज का बहुत ही प्यारा प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्ष बेटा, एल कक्ष यानी कि शेल है। तो केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। तो शेल क्या होता है बेटा? शेल देखिएगा, शेल क्या होता है? तो KLMN ये शेल होती है बेटा। इसके लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 18 आते हैं, इसमें 32 आते हैं बेटा। और एक ट्रिक और टेक्निक है यहाँ पर बेटा जो आपको बताई जाएगी, 2n²। यहाँ पर n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके आप ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। 2 कैसे आया, 8 कैसे आया, 18 कैसे आया, 32। अब मैं उम्मीद करता हूं ये टेक्निक मैंने आपको बता दी है। अब इस टेक्निक के माध्यम से आप इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे बेटा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का मैंने तात्पर्य आपको बताया है, A, B, C और D की फॉर्म में। इस प्रकार से आप आंसर करें। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 9 का उपयोग एक दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद के लिए किया जाता है। यानी कि दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड है आपके पास में बेटा, वीक एसिड है, प्लस आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके लिए किया जाता है। तो इसके लिए क्या है? सार्वत्रिक सूचक है, फिनोप्थलीन सूचक है, लिटमस सूचक है, या फिर मिथाइल ऑरेंज है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। यहां पर एक सेल्फ इंडिकेटर भी होता है बेटा, आपका सेल्फ इंडिकेटर, जिसका नाम होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट होता है बेटा। क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव स्वभाव माना जाता है। यानी कि आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को किस प्रकार से उसमें तत्वों को अरेंज करा? परमाणु क्रमांक पे करा, द्रव्यमान संख्या पे करा, किस पे करा है? तो देखते हैं, परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु के आकार पर, या आयनीकरण की एंथैल्पी। तो इसने किस पे करा था बेटा? मेंडलीव ने किस पे करा था? मेंडलीव चाचा ने किस पे करा था? परमाणु द्रव्यमान पर, यानी उन्हें अपने परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में रखा था। किसमें? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी से अगर बात करी जाए थोड़ी सी, आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं तो आवर्त सारणी में अभी तक में 4 ब्लॉक है बेटा आपके पास में। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक है, S, P, D और F है बेटा। 4 ब्लॉक हैं आपके पास में। और कुल तत्वों की संख्या करी जाए, कुल तत्व कितने हैं? तो कुल तत्व है बेटा 118। कितने हैं? 118 तत्व हैं, जो कि आपके S, P, D और F के अंदर यानी ब्लॉक्स में इसको बांटा गया है, अलग अलग श्रेणियों में इसको रखा गया है। और टोटल तत्वों की संख्या जो है आज भी जो प्रेजेंट है वो है 118 बेटा। कितनी है? 118। और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस पे रखा था? परमाणु द्रव्यमान संख्या पे, या परमाणु भार भी यहाँ ऑप्शन हो सकता था। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, यानी कि प्रेसिपिटेट अभिक्रिया है, कौन सी है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से बन रहा है आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर ये क्या है? क्लोराइड है बेटा, यहां पर ये क्या है? क्लोराइड है, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा? ये क्लोराइड है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई हो। तो लेड प्लस के कॉपर क्लोराइड से बनना है आपका लेड क्लोराइड प्लस कॉपर है, और मेथेन प्लस ऑक्सीजन के साथ बनना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनना है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ये होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा, यानी सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड पार, यानी बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण बनता है। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट बनता है, यानी बेरियम सल्फेट क्या है आपका? BaSO4, और ये अवक्षेपण बन जाएगा। अवक्षेपण का मतलब होता है बेटा कि वहां पर वो जम जाएगा, ठीक है। और NaCl प्लस के हैं वो बाहर निकल जाएगा बेटा, NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड है वो बाहर निकल जाएगा। इस आधार पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है, यदि मरकरी है तो वह धातु है। तो मरकरी का जो सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है Hg। क्या होता है? Hg, Hg सिंबल होता है। और ये पूछ रहा है धातु, तो बेसिकली जो अमलगम बनेगा बेटा, क्या बनेगा? अमलगम बनेगा। अमलगम क्या बनेगा? अमलगम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अमलगम। तो अमलगम किसके साथ बनाता है बेटा? धातुओं के साथ, यानी कि अलग अलग धातुओं के साथ में मरकरी मिलता है तो वो अमलगम बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि किसके साथ है, जैसे जिंक हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, सोडियम हो गया, इन सब के साथ में बनाएगा तो बनाएगा अमलगम। और इसको किस में रखते हैं बेटा? इसको लोहे के अंदर रखते हैं, लोहे के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? लोहे के अंदर रखते हैं बेटा इसको। और ये लोहे के साथ में नहीं बनाएगा अमलगम, इसलिए इसको लोहे के साथ रखा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुत ही प्यारा, क्वेश्चन नंबर 13। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है आपसे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड है। एक होता है बेटा आपका अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को बोलते हैं मेरे बच्चों असंतृप्त। क्या बोलते हैं? असंतृप्त। और उसको बोलते हैं बेटा संतृप्त। अब ये संतृप्त जो होता है वो आपका बेसिकली किसके अंदर आता है बेटा? एल्केन के अंदर आता है, जो कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। एल्केन के अंतर्गत आता है। और जो अनसैचुरेटेड है वो आते हैं आपके एल्कीन के अंतर्गत। और एक और है आपके अनसैचुरेटेड के अंदर ही आता है जिसको बोलते हैं बेटा एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं बेटा आपके पास में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका जो सामान्य सूत्र रहता है वो रहता है आपका CnH2n+2, CnH2n+2। और इसका जो एल्कीन का है वो रहता है बेटा CnH2n, और इसका जो रहता है वो रहता है CnH2n-2। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं बेटा। और यहाँ n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको तीनों चीजें मैंने बता दी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए क्या है? सामान्य सूत्र है CnH2n+1 है, CnH2n+2 है, CnH2n-1 है, CnH2n-2 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे प्रत्येक बच्चा या बच्ची कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं या बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात पूरी क्लियरली हो गई होगी, विजुअल। और बहुत ही जल्द हमारा एक ऐप आने वाला है बेटा, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको जो कि फ्री होंगे, जिसमें कि क्विज होंगे और कई सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। और बहुत ही जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है हिंदी के बहुत ही बेहतरीन टीचर के साथ में, जो कि मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो उम्मीद रखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है कपास है, प्रसन है, ऊन है या रेशम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बेटा, रेशम। तो रेशम को किसमें मानते हैं हम बेटा? प्राकृतिक रेशे के अंदर जानते हैं। और ये इसकी अगर मजबूती की बात करूं मैं, इसकी अगर मजबूती की बात करूं, मजबूती की बात अगर मैं करूं तो कम से कम ये स्टील यानी इस्पात के बराबर सही होता है। इस्पात के बराबर की मजबूती होती है बेटा, इस्पात के बराबर की इसकी क्या होती है? मजबूती होती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही प्यारा है। गैसोहॉल एक मिश्रण है, यानी कि गैसोहॉल जो है वो काय का मिश्रण होता है? गैसोलीन और मेथनॉल का, गैसोलीन और एथेनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, या मेथनॉल और
एथेनॉल का। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, केमिस्ट्री से मैंने बता रखा है, या तो फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर मिश्रण से पूछा जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा, गैसोलीन और एथेनॉल। तो गैसोलीन की अगर मैं बात करूं तो गैसोलीन का इसके अंदर परसेंटेज रहता है, वो रहता है 90% प्लस, और एथेनॉल का जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 10%। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी गैसोलीन 90% रहेगा बेटा, और एथेनॉल आपका 10% रहेगा, और ये दोनों को मिलाकर के बनाते हैं गैसोहॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? गैसोहॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? अरस्तु को, डार्विन को, लेमार्क को या पुरकंजे को? तो सीधी सी बात है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी अरस्तु को। अब अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक ही जंतु विज्ञान के जनक भी के नाम से भी जाना जाता है, जंतु विज्ञान के जनक से। भाई क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं, लेकिन जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। इन दोनों को विकासवाद के लिए जाना जाता है, और इनको जाना जाता है बेटा आपके जीव द्रव्य के। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, और चैनल पे नए हैं, चैनल को शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दिया करें बेटा, जिससे कि और बच्चों के पास भी महत्वपूर्ण साइंस के ये प्रश्न पहुंच सकें। नेक्स्ट प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 17। ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, यानी कोशिकाओं का विभाजन होता है जिसके द्वारा नई कोशिकाएं क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर मृत्युतक कोशिकाएं, या फिर पेरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक, या फिर कोलोकाइमा, या विभज्योतक कोशिकाएं, या फिर मेरिस्टेमेटिक, या फिर जाइलम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि विभज्योतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो विभक्त होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर से हो गई होगी, विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता वाला है उत्कट कहलाता है, यानी कि हड्डियों को, यानी मांसपेशियों को हड्डी से, यानी कि मसल से किसको जोड़ रहा है? बोन को। वो क्या कहलाता है? मसल से बोन को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दे देता हूं बेटा, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे देता हूं जो कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। वो है, जैसे ट्रिक है, आप याद रखिए बेटा, बबली। क्या रखिए? बबली। और एक रखिए एमबीटी। अब बबली से क्या मतलब है? ये बबली का मतलब बेटा यहाँ पर जैसे मैं ए और बी की फॉर्म में लिख देता हूं, जो आपको ट्रिक हर एग्जाम में काम आएगी अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो बी का मतलब यहाँ पे बेटा बोन से है, तो बोन टू बोन का मतलब हो गया बेटा लिगामेंट। क्या हो गया? लिगामेंट। इसको बोलते हैं स्नायु, ठीक है, हिंदी में। बोन टू बोन हड्डी हो गया। और एम का मतलब बेटा यहाँ मसल से है, यानी मांसपेशी से है, मांसपेशी से है, मांसपेशी से बोन यानी कि हड्डी। मांसपेशी का मतलब बोन मतलब हड्डी बेटा, हड्डी है, ठीक है। तो ये टेंडोन है। क्या है बेटा? टेंडोन। अब टेंडोन को बोलते हैं बेटा कंडारा, हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडारा। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको इस टेक्निक के हिसाब से पता लग गया होगा। बबली का मतलब बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। और मसल्स टू बोन कौन जोड़ेगा बेटा? टेंडोन। टेंडोन का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कंडारा। और कंडारा को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो टेंडोन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ट्रिक और टेक्निक के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में कौन सा है? तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर बहुत से लोगों को आता होगा। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और बच्चियां कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, या फिर घरेलू गौरैया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसका गुंजन पक्षी है बेटा, मैं बता देता हूं खुद। और गुंजन पक्षी को कहीं कहीं हम हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गुंजन पक्षी जो हमिंग बर्ड है वो गुंजन पक्षी का ही एक प्रजाति होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सी राइट, जो कि सबसे छोटा पक्षी है बेटा। अगर यहाँ गुंजन पक्षी नहीं होता, हमिंग बर्ड होता, तो आप ऑप्शन में हमिंग बर्ड आंसर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एनाफिलिस मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? यानी कि एनाफिलिस जो मच्छर होते हैं वो कौन से? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एनाफिलिस जो मच्छर होता है बेटा, जो अपनी लार ग्रंथियों के अंदर, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, वो एक वेक्टर लेके आते हैं जिससे कि मलेरिया रोग हो जाता है बेटा। कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है बेटा, यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि ऐसे वेक्टर्स लाते हैं जो मलेरिया रोग हो जाता है, अपनी लार ग्रंथियों के अंदर लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं बेटा? एनाफिलिस मच्छर लेके आता है। और ये कैसे होते हैं? ये बेटा फीमेल होते हैं बेटा। क्या होते हैं? फीमेल। अपनी जैसी जनजाति को उत्पन्न करने के लिए ये दूसरों को काटती हैं बेटा, और उससे काटती हैं तो उस व्यक्ति को क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का, बहुत ही प्यारा।
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, एक तो होता है मैच फिक्सिंग, ये है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में क्या है? साल्मोनेला है बेटा, राइजोबियम है, इकोलाई है और एक स्यूडोमोनास है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा, राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करते हैं बैक्टीरिया कि जो एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो करीब करीब 78% हो बेटा, कितनी है? अब ये इसमें से नाइट्रोजन को लेते हैं और अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? अमोनिया में। अब ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां दलदली जगह है, जैसे कि दाल की खेती हो गई बेटा, आपकी दाल की हो गई, चना की खेती हो गई, तो इनमें ये इनका उपयोग किया जाता है बहुत ज्यादा। और ये कैसे होते हैं? तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये होते हैं सहजीवी। कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके सहजीवी। मतलब कि ये उन जगहों पर उपस्थित होते हैं जहां पर नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने पर क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया अगर आपसे पूछ लिया है नेक्स्ट एग्जाम में या कभी भी कोई एग्जाम होता है तो आपसे पूछने हैं कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनने के लिए प्रोसेस क्या होता है, तो बोलते हैं नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। ये क्या करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके अमोनिया बनाते हैं, जो कि कुछ फसलों के लिए, जो दाल है, चना है, उनके लिए, और दलदली जगहों पर ये इनका उपयोग किया जाता है। तो उसमें पूछा जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो राइजोबियम कैसा है? एक जीवाणु है, जो कैसा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हुई होगी। और ये एक प्रकार का सहजीवी होता है बेटा। किसका होता है? सहजीवी होता है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, तो सबको पता होगी, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और एग्जाम के अंदर जब भी आप बैठते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको एक मॉडरेट एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलते हैं, एक टफ क्वेश्चन भी मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सारे के 25 टफ होंगे और सारे के सारे 25 ईजी होंगे। आपको मॉडरेट मिलता है बेटा। तो इस बात की उम्मीद आप जरूर बनाएं कि आप अच्छे से पढ़ें, अध्ययन करें। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहेगा आज का 23 क्वेश्चन। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है। तो सीधी सी बात है, जैव जुड़ रहा है यानी बायो जुड़ रहा है। बायो का मतलब लिविंग होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब किसी तरीके से होता है। तो बैक्टीरिया का तकनीक अध्ययन है, शरीर में रसायनों का तकनीक अध्ययन है, मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक का इन्यूजन है, या फिर औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की जो ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर हम लिविंग सेल्स का उपयोग करते हैं। ये है प्रश्न भाई साहब, हैशटैग लगा लीजिए। ये इस टाइप के प्रश्न मतलब आजकल तो धुआं मचा रखा है, धुआं। मैं बता दे रहा हूं आपको, इस टाइप के प्रश्नों में मतलब कोई सा मतलब इस टाइप के प्रश्न रेलवे एग्जाम, यूपीएसआई, कांस्टेबल, मतलब ना तमामों एग्जाम में आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाते हैं। बचपन में आप सही मिलान करते थे, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा अब तक। लेकिन आजकल इस टाइप के बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको इनके लिए आपको क्या टेक्निक का उपयोग करना है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपसे पूछा तिलचिट्टा, सब जानते होंगे, कॉकरोच। हाँ हाँ वही है तिलचिट्टा, वही कॉकरोच है। पक्षी वर्ड है, मछली यहाँ पे फिश है और सर्प मतलब स्नैक है। अब आपसे पूछा ऐसे जा रहा है, इनमें आपको मिलान करना है। मिलान कैसे करना है? देखिए, जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, एक या दो इसमें से देख लीजिए जो आपको शायद आती होंगी, डेफिनेट बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच में जैसे इसकी अस्थियों में प्रकोष्ठ होता है, मतलब चैम्बर होते हैं। इसका शरीर धारा रेखीय होता है, तो धारा रेखीय तो भाई नहीं होता है। इसका शरीर कठोर और बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। आप कोशिश करके देखिएगा, इसका शरीर अनेक बलय से मुड़ा होता है। तो यहां पर अगर मैं करूं ए का 3, तो ए का 3 किसमें? देखो इसमें तो ना तो ऑप्शन ये होगा और ना ये होगा, तो ए का 3 है। इसका मतलब है इसका मिलन किससे है बेटा? इसका मिलन इससे होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखते हैं पक्षी में। अब पक्षी तो सबने देखा है मोस्टली, तो पक्षी की अगर बात करी जाएगी तो पक्षी कैसा है? इसके अस्थियों में प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि इसकी हड्डियों में क्या होते हैं? प्रकोष्ठ होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि बी का एक मिला दिया जाए तो उसकी अस्थियों में प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि इसकी हड्डियों में चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए ऑप्शन से सी, यानी मछली, इसका शरीर धारा रेखीय होता है। हाँ, तो हमने मछली देखी है, मछली इस तरीके से होती है और उसका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है, यानी कि उसके अंदर एक धारा की नुमा संरचना पाई जाती है। तो अगर मैं करूं सी का बी, तो इस तरीके से दो कर सकते हैं। और लास्ट बचा आपका सर्प, तो सर्प में क्या है बेटा? इसका शरीर अनेक बलय से मुड़ा हुआ होता है। बलय, अब आपने देखा होगा सांप कुंडली मार के बैठता है, देखा होगा आपने, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी का सीधा सीधा सामने वाला। तो अब चेक कर लीजिए, ए का आपने किससे करा बेटा? 3 से, तो ए का 3 इसमें भी इसमें भी, ठीक है सर।
बी का किससे करा, पहले से बी का पहला, इसमें भी है। सी का किससे करा, दूसरे से, सी का दो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न आप इसी तरीके से हल करेंगे बेटा, और बहुत महत्वपूर्ण ये एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन, जो कि बच्चे इनको छोड़ाते हैं कि सर टफ था, हम कर नहीं पाए, मैं परेशान थी, वगैरह वगैरह वॉटेवर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, जिसका आंसर है ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है मेरे पास आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी पोरीफेरा और सिलेंटेरेटा और प्लेटी हेलमेंथिस और निमेटोडा अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें, तो ये कैसे हैं, कृमि है, छोटे छोटे, जैसे कि फीता कृमि हो गया, गोल कृमि हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया। तो ए, अब इसमें से ऐसा तो होगा नहीं कि आपको नहीं आता होगा, बचपन में देखा होगा टेप बॉम्ब बच्चों के हो जाते थे, छोटे छोटे गोल कृमि, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते थे बच्चों के। हाइड्रा, जो आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, जो कि पानी के अंदर रहना पसंद करता है। स्पंज लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे कई सारे। तो पोरीफेरा कैसा होता है बेटा, पोरीफेरा होता है आपका स्पंज भांति का, किसका, स्पंज। तो ए का 4 किस्में हैं, ए का 4 इसमें, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ए का 4। अब देखते हैं आपका सिलेंटेरेटा में देखते हैं किसका होगा। तो यहाँ पर सिलेंटेरेटा कैसे होते हैं, ये मोस्टली कैसे होते हैं, जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं बेटा, किस में रहना है, पानी में। तो बी का हम 3 मिला देंगे, किससे मिला देंगे, बी का 3 मिला देंगे। और नेक्स्ट है आपका प्लेटी हेलमेंथिस, जो कि बच्चों के कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं पेट में, जो कि बच्चे पनप नहीं पाते हैं, और वो कितना भी कुछ खा लें लेकिन उनके शरीर में नहीं लगता है बेटा। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिसको मैं बोलूंगा सी का पहला, यानी कि फीता कृमि, जो कि टेप बॉम्ब पड़ जाते हैं, व्हाइट कलर के आकार के कीड़े होते हैं, लंबी लुमा संरचना होती है बेटा इनकी। और नेक्स्ट आपका बचा लास्ट निमेटोडा, तो ये होते हैं बेटा आपके गोल कृमि। कैसे होते हैं, गोल कृमि, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि गोल आकार के होते हैं बेटा, और जब फीसेस के द्वारा ये रिलीज होते हैं बॉडी से। तो उम्मीद करता हूं, तो चलिए देखते हैं, ए का क्या मिलाया सर, 4, तो ए का 4 है। बी का क्या मिलाया, 3, तो बी का 3 है। सी का क्या मिलाया, फर्स्ट, सी का फर्स्ट है ये रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। उम्मीद करते हैं पहला बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विच गैस इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जो पानी को शुद्ध करने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है बेटा। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन आपके पास में है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, या फिर हीलियम है। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि पानी को जो शुद्ध करने के लिए, पानी को जो शुद्ध करने के लिए इनमें से कौन सी जो गैस है, तो वो आपके पास है बेटा, वो आपके पास रहेगी क्लोरीन गैस। उम्मीद करते हैं यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लोरीन गैस की बात करें, एटॉमिक नंबर इसका बेटा 17 होता है, और सिंबल Cl के नाम से इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके ब्लॉक की बात करें, तो इसका जो ब्लॉक होता है बेटा, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी का आपसे फंक्शन पूछा जा रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है बेटा, लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं ये, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, या ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करते हैं, या फिर डाइजेशन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, देख सकते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के लिए कार्य पूछा है, यानी कि आरबीसी का कार्य पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं कौन, आरबीसीज। आरबीसीज का अगर जीवन काल पूछा जाए आपसे, जीवन काल कितना रहता है, तो आरबीसी का जीवन काल रहता है 120 दिन। कितना बेटा, 120 दिन का इनका जीवन काल रहता है। अगर डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए जीवन काल आपसे, तो करीबन करीबन 6 से 7 दिन का रहता है। हम भी कह सकते हैं करीबन करीबन हफ्ता भर का रहता है। इन्फेक्शन की अगर बात करी जाए, इन्फेक्शन के लिए तो डब्ल्यूबीसी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि जिम्मेदार है, डब्ल्यूबीसी जो कि है जिम्मेदार रहती हैं। इनको बेटा ल्यूकोसाइड के नाम से भी जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारा प्रश्न है ये, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा ही है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर बात कर रहा हूं मैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका कैल्शियम है, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको दिखता है पोटेशियम भी है, तो इन दोनों को आप टिक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पहला
प्रश्न क्लियर करा दिया, दूसरा प्रश्न भी मैंने आपको ये क्लियर करा दिया। वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी साइंस के ये प्रश्न पहुंच सकें। और पीडीएफ के लिए बेटा यस लिख दिया करें। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दिया करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का रहेगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट इज essential for the formation of bones and teeth, यानी कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा ऐसे तत्व है या कौन सा ऐसा तत्व है जो कि अनिवार्य यानी आवश्यक होता है। तो मैक्सिमम लोगों को इस प्रश्न का आंसर आता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है या सोडियम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि कैल्शियम। क्या है बेटा? कैल्शियम है। कैल्शियम का जो अगर बात करूं मैं, तो कैल्शियम का सिंबल बेटा Ca होता है, और इसका जो नंबर होता है वो होता है 20। और इसका अगर ब्लॉक की बात करूं तो इसका ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। कौन सा होता है? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। कैल्शियम और फास्फोरस यानी ये दोनों होते हैं जो कि हड्डियों के लिए यानी कि बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये एलिमेंट्स रहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का संतुलन कौन सा मस्तिष्क भाग नियंत्रित करता है। यानी शरीर का जो संतुलन है उसको कंट्रोल करने का कार्य हमारा ब्रेन कौन से पार्ट करता है। ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं बेटा, जैसे कि सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला है और पॉन्स है, ये सारे हैं। तो मेडुला तक रहेगा, पॉन्स नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा जितने भी प्रक्रिया हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और सेरिब्रम इसमें से हाईली डेवलप पार्ट होता है बेटा, ये हाईली डेवलप पार्ट होता है, यानी कि काफी हद तक ये हाईली है, यानी कि सारी प्रक्रियाएं हाईली डेवलप पार्ट है। ये पार्ट ऑफ द अवर बॉडी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का क्या प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपोर्टेंट है। विच गैस इज यूज फॉर रेफ्रिजरेटर्स, यानी रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो रेफ्रिजरेटर, हाँ ये वही है, फ्रिज और एसी जो होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि ये ऑप्शन में आपके पास है, नाइट्रोजन है, फ्रूऑन है और मीथेन है और हाइड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अधिकतर छात्र छात्राओं को इसका पता होगा और अधिकतर छात्र छात्राओं को नहीं भी पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रूऑन का प्रयोग करते हैं बेटा। किसका करते हैं? फ्रूऑन। और ये फ्रूऑन अलग अलग होते हैं, जैसे फ्रूऑन 12 है, फ्रूऑन 14 है, इस तरीके से फ्रूऑन्स अलग अलग होते हैं, जो कि उसके आप देखेंगे कंप्रेसर होता है, उसके पीछे उसका लिखा होता है कौन से फ्रूऑन का इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्यारा ये प्रश्न है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो मैं चाहूंगा अपने छात्र छात्राओं से इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हैं, बहुत ही अच्छे से स्माइलिंग के साथ में, क्योंकि ये सबको पता होगी कि वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है। अब इसी में मैं आपसे बोल दूं कि पीएच स्केल के बारे में अगर कोई बात बताना चाहे या चाहती हैं तो वो बता सकते हैं। पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो कितने से कितनी होती है। क्लियर है बेटा? पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो कितने से कितनी होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का स्राव कौन सा अंग करता है। इंसुलिन का स्राव तो लिवर है, पैनक्रियाज है, किडनी है या फिर स्प्लीन है। तो बेटा 25 में से 25 आपको प्रश्न करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने प्रश्न इसमें से सही करे हैं। तो देखिए, लिवर यानी यकृत, पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, किडनी मतलब गुर्दे या वक्र या स्प्लीन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्या है हमारे पास में? पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय ही है जो क्या करता है, इंसुलिन का स्राव करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 8, बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। विच प्रोसेस कॉजेस ड्यू फॉर्मेशन, यानी ओस बनने की प्रक्रिया क्या है। यानी ओस बनती, जैसे कि मौसम आता है तो आप देखते हो अपनी छत पर
तो छत पर जाकर आप देखते हैं तो कई सारी चीजों में आपको गीला गीला लगता है, यानी कि मॉइस्चर टाइप से लगता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ओस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है कंडेंसेशन अर्थात संघनन, इवापोरेशन यानी कि बाष्पीकरण, सब्लिमेशन इन ऊर्ध्वपातन, और फ्यूजन मतलब गलन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, आपकी ओस बनती है। जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर पे सीटी लगाते हैं, सीटी लगाने पर ऊपर जो ढक्कन है उस पे वेपर्स आ जाते हैं, वाटर वेपर्स आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ओस का भी एक प्रोसेस होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही प्यारा, क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द जॉइंटिस, यानी कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया जो रोग होता है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछ रहा है, मतलब किसको वो दिक्कत में करता है, कौन सा ऐसा अंग है जिससे दिक्कत होती है शरीर के अंदर अंग में। हार्ट यानी कि हृदय, लिवर यानी कि यकृत, लंग्स यानी फेफड़े, और किडनी मतलब गुर्दे या वक्र। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी लीवर। तो लीवर एक ऐसा अंग है जो कि पीलिया रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है तो लीवर उस पर इफेक्टेड रहता है, यानी कि उसको दिक्कत आ जाती है लिवर के अंदर। अगर मैं पूछूं ये कैसे है तो बात कर सकते हैं हम इस तरीके से कि पीलिया रोग के लिए ब्लड में एक बिलिरुबिन हार्मोन होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ये ब्लड में अंदर आ जाता है। तो इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है बेटा, हमें पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया। और ये पीलिया रोग जो हो जाता है ये क्या करता है, लीवर को अफेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, लीवर को अफेक्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का है 10, बड़ा प्यारा ये प्रश्न है। तो मैं यहां से पेन को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूं आपके लिए। चलते हैं, चलिए। तो सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, यानी कौन सा लेंस इसके अंदर यूज होता है। तो कॉन्वेक्स है यानी उत्तल लेंस है, कॉन्वेक यानी अवतल है, प्लेन है, या फिर सिलेंड्रिकल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक राइट हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले समय में हिंदी के बहुत ही अच्छे महारथी टीचर आपसे रूबरू होने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। और आपको मैथ पढ़ाई जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक टेक्निक के साथ में। उम्मीद करता हूं आप सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो रही होंगी हमारी टीम के द्वारा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड बाय द रिमूविंग यूरिया, यानी शरीर में कौन सा अंग यूरिया हटाकर रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। या शरीर में यूरिया हटाकर, यानी यूरिया को आपको रिमूव करना है बॉडी से, तो कौन कर रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर है आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है, या लंग्स है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का कार्य करती है। और जो लिवर होता है वो यूरिया का निर्माण कर रहा है। तो भाई जब लिवर यूरिया का निर्माण कर रहा है तो समस्या यह है कि यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक पदार्थ रहेगा। तो किडनी क्या करती है, उसको प्यूरिफाई करने का काम करती है और हानिकारक पदार्थों को आपकी बॉडी से क्या करती है, रिमूव करने का कार्य करती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 12, विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल अर्थात धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन का। तो मैंने एक बार भाई आपको बताया था पीछे लेक्चर में, हीमोग्लोबिन यहां देख सकते हैं आप। तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है बेटा, एक होता है आपका हीम और एक होता है आपका ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, हीम का मतलब सीधा सीधा यहां से आयरन से है और ग्लोबिन का मतलब सीधा सीधे यहां से प्रोटीन से है। तो उम्मीद करते हैं अब इस प्रश्न का आंसर बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इसमें पूछा जा रहा है कि मेटल कौन सा होता है, मेटल कौन सा, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल कौन सा होता है। और ऑप्शन का आंसर इस तरीके से आप देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, ए बी सी और डी की फॉर्म में, जो कि आप इस तरीके से आंसर करते हैं। तो यहाँ कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन दो पदार्थों से बना है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन से बना हुआ है। और ग्लोबिन का अर्थ क्या रहता है, प्रोटीन है, और हीम का मतलब आयरन रहता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 13,
विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉज गोइटर अर्थात गंड गोइटर रोग किस खनिज की कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, या फिर आयोडीन की कमी से होता है, या फिर सोडियम की कमी से होता है? उम्मीद करते हैं बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न बनता है। एग्जाम के ओरिएंटेशन से मॉडरेट, टफ, इजी इस टाइप से क्वेश्चन पेपर आपका सेट होता है और हर एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहता है बेटा। हर एग्जाम के लिए इस टाइप के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट होगा। आयोडीन की कमी से, यानी आयोडीन एक ऐसा खनिज है, ऐसा मिनरल है जिसकी कमी से गोइटर रोग हो जाता है, अर्थात इसको हम घेंघा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, विच विटामिन इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है या सनशाइन विटामिन कहलाता है बेटा? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रोवाइड होती हैं पीडीएफ्स, मैथ की हो, साइंस की हो, हिंदी, स्टैटिक जीके सारी प्रोवाइड हो जाएंगी इसी चैनल के अंदर। और आप चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयरिंग करें नोट्सों को, जिससे कि उन लोगों के पास भी ये अच्छा कंटेंट पहुंच सके और वो अपने एग्जाम में अव्वल आने की कोशिश कर सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चे हैं जो बता ही देंगे मुझे विटामिन का। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें और क्वेश्चन बता दिया किस तरीके से करना है। विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन के है। तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विटामिन के। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा इसका केमिकल नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो इसका आंसर बेटा आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 15। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड? यानी पेंसिल की नोक जो होती है उसके अंदर कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है बेटा? पेंसिल की नोक के अंदर कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ग्रेफाइट है, बी ऑप्शन है लेड यानी सीसा है, कार्बन ब्लैक है, या फिर जिंक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आपने सुना भी होगा कि ग्रेफाइट वाली पेंसिल दे दीजिए भैया, तो इस तरीके से ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अब ये ग्रेफाइट क्या होता है? यह है एक कार्बन का अपर रूप होता है बेटा। किसका होता है? कार्बन का, कार्बन का अपर रूप होता है, यानी कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसके 3 अपर रूप होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 3। जैसा कि एक है आपके पास में हीरा, एक है आपके पास फुलरीन, एक है आपके पास में ग्रेफाइट। ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा इस पे भी डिटेलिंग कर दूं। ये अधातु में आ जाते हैं बेटा आपके, और ये धातु के अंदर आ जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी सिटी को क्या कर सकता है? कंडक्ट करने का कार्य करता है, लेकिन ये दोनों नहीं कर सकते हैं। और अपर रूप कितने होते हैं? कार्बन के 3 होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट। तो इसके अंदर कंडक्ट करने की क्षमता होती है ग्रेफाइट के अंदर, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। आज का बहुत प्यारा प्रश्न देखिए, द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड। जो भूकंप आते हैं, जो भूकंप आते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? अब देखा होगा अर्थक्वेक आया, भूकंप आते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है इकोलॉजी, सिस्मोलॉजी और जियोलॉजी या फिर क्रिस्टोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, यानी कि सिस्मोलॉजी बोलते हैं उसके अध्ययन को। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। यहाँ ये पर्यावरण के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ ये पर्यावरण के लिए बात कर रहे हैं। जियोलॉजी के अंदर भूगोलिक स्थिति पे या भूवैज्ञानिक स्थिति पे कर रहे हैं। और इसके अंदर क्रिस्टल का मतलब है कणों की संरचना के अंदर, यानी क्रिस्टल के अंदर। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्टडी से जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा, स्टडी से कि किसकी स्टडी किससे होती है, इस स्टडी को क्या बोलते हैं। तो साइंस में इस टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूंगा। बस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर जरूर करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। विच ऑर्गन प्रोड्यूस वाइल्ड जूस? वाइल्ड जूस यानी पित्तरस कौन सा अंग बनाता है? यानी कि पूछ रहे हैं पित्तरस कौन सा अंग बनाता है। ऑप्शन है आपके पास पेनक्रियास, लिवर, गैल ब्लैडर या फिर स्टोमक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट है, यानी कि लिवर अंग बनाता है। क्या बनाता है? लिवर अंग बनाता है क्या? वाइल्ड जूस। और स्टोर करने का कार्य कौन करता है? स्टोर करने का कार्य स्टोर कौन करेगा सर? तो स्टोर करेगा आपका गैल ब्लैडर।
स्टोर कौन करेगा? गॉल ब्लैडर करेगा। इस बात को भी आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही प्यारा। विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स, यानी कि व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर कौन सा मिरर का उपयोग किया जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है बेटा। तो व्हीकल हेडलाइट्स में कौन सा मिरर का उपयोग करते हैं आप लोग? कन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, या प्लेन मिरर है, या फिर पैराबोलिक मिरर है। तो यहां पर देख सकते हैं वाहनों की जो हेडलाइट्स होती हैं उनके अंदर कौन से मिरर का उपयोग किया जाता है बेटा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटके पूछ लिया जाता कि जो बाइक होती है, बाइक के साइड मिरर में, बाइक के साइड मिरर में, बाइक के साइड जो मिरर होते हैं, जितने भी साइड मिरर होते हैं उनमें क्या करते हैं? तो उनमें बेटा करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस। हाँ, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी मिरर का मतलब है दर्पण। यहाँ पे क्या है बेटा? हिंदी में दर्पण। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाने वाला बन सकता है, जो कि आजकल के जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साइंस में, उसी तरीके से ओरिएंटेड प्रश्न मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आज का। द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, यानी फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फंगस लग जाता है, जैसे कि दाद हो गया, इस टाइप से जो फंगस डिसीजेस होती हैं, इचिंग वगैरह, तो उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो बॉटनी, माइकोलॉजी, जूलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। फंगस के अध्ययन को बोलते हैं या फंगी के अध्ययन को बोलते हैं बेटा माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। बॉटनी में जैसा आपने देखा है, जूलॉजी के अंदर आपने देखा, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी के अंदर जानवरों का, और बॉटनी के अंदर वनस्पति अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच लॉ स्टेट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड द अपोजिट रिएक्शंस। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो इस टाइप की जो साइंस के क्वेश्चंस हैं मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन आपको घुमा करके प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस में। इसीलिए मैं कहता हूं अच्छे से अध्ययन करें और उनका रिवीजन करते रहें। आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे बेटा इसी चैनल पर। तो आप प्रैक्टिस सेट में लाइव क्लास के साथ जुड़ेंगे, और जल्द ही आप ऐप के साथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे एक फैमिली बन के। तो जैसा कि है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, और फिर आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और यहां पर मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं कि न्यूटन की अगर बात करी जाए फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की और थर्ड लॉ की, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मुझे। जैसे कि फर्स्ट लॉ आपका है जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम बोलते हैं इसको। दूसरा है आपका संवेग का, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे बेटा एबीसी की फॉर्म में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 21। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट। मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? यह आपसे प्रश्न पूछे जा रहा है। रेटिना है, कॉर्निया है, आइरिस है, या लेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइरिस जो है जो आपकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज नॉन एज द फूड फैक्ट्री। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ये एग्जाम हॉल के अंदर। कभी कभी बच्चे इसको ऐसा लगता है कि इतने इजी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। हाँ भाई हाँ, इतने इजी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। और जब बच्चा इन टाइप के प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं और नहीं समझते हैं तो वह एक नंबर अपना गवा आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो एग्जाम आपका होता है वो कभी टफ नहीं होता, कभी इजी नहीं होता, वो मॉडरेट रहता है। कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके साइंस में बनने हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 25 के 25 आपके टफ होंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है मेरी बहन। बस अच्छे से पढ़ना है, अध्ययन अच्छे से कर लेना है। तो पूछा जा रहा है फूड फैक्ट्री के नाम से, किसके नाम से? भोजन का कारखाना।
बस कंपटीशन में थोड़ा ये फर्क होता है कि लैंग्वेजेस अलग को दे देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को अलग करके। तो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, ए है रूट यानी कि जड़ें, दूसरा है लीफ यानी पत्ता यानी पत्तियां, स्टेम मतलब तना, फ्लावर मतलब पुष्प। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा, यानी कि लीफ। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने सुना है बेटा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे अपना जितने भी हैं, और इनके अंदर लीफ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि इनको हरा रखने का कार्य करता है। उम्मीद करते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया, उनने कही कि सर हिंदी में तो आप बता देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में भी। तो देखिए, हमने हमारी टीम से कह करके आप सभी के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन को टाइप कराया है, तो इसीलिए अपना प्यार बनाए रखें और अधिक से अधिक चैनल को शेयर जरूर कर दें दोस्तों, जिससे कि साइंस, हिंदी, स्टैटिक जीके, मैथ से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचते रहें, और सिलेक्शन आपको दिलाने की जिम्मा ले चुके हैं बेटा, तो बस लगे रहें अपनी लगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आज का। विच प्रोसेस कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, यानी कि आपको सॉलिड से कोई चीज दी गई है, उसको गैस में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली। तीन स्टेज होती हैं आपके पास में, मैटर की तीन स्टेट होती हैं बेटा, एक है आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस है। तो इसको बोलेंगे सॉलिड, ये आपका हो गया लिक्विड, और ये आपका हो गया बेटा गैस। तो मैटर की तीन स्टेट होती हैं, यानी कि हिंदी में लिख देता हूं मैं द्रव्य की। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट, देखिए प्रोसेस क्या होता है कि सीधा सीधा प्रोसेस होता है इस तरीके से कि सॉलिड से कोई चीज कन्वर्ट होगी आपकी लिक्विड के अंदर, लिक्विड से कोई चीज होगी आपकी गैस के अंदर, ठीक है। और इसी प्रकार से ये इस तरीके से चलता है बेटा। अब इसमें यह पूछा गया है कि सॉलिड से कोई चीज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो वो कौन सा प्रोसेस है भाई। कोई चीज है, सॉलिड से गैस, पहले लिक्विड बनेगी, लिक्विड से फिर गैस बनेगी, फिर गैस से लिक्विड बनेगी, लिक्विड से सॉलिड बनेगी, लेकिन इसमें पूछा गया है सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगी, गैस के अंदर। तो देखिए, कंडेंसेशन अर्थात संघनन, इवापोरेशन अर्थात बाष्पीकरण, सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन, और मेल्टिंग मतलब गलना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है बेटा गैस के अंदर, वो लिक्विड नहीं बनता है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की अगर बात करें, तो मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूं, कपूर है, क्या बेटा, कपूर, जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपोर्टेंट बन सकता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तक सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए। मैं पूरे क्वेश्चंस के लिए, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको समय दे रहा हूं प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो यहां पर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बेटा, राइट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बिना भुजा छूना अगर रिएक्शन करेगा तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये बिना भुजा चूना है आपका भुजा हुआ चूना लीजिए इसके साथ और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो बनेगा आपको CaCO3 प्लस के वाटर बेटा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है भुजे चूने के साथ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दूधिया रंग देगा, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई, बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं, 2 3 4, 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न रहेगा और बड़ा ही प्यारा और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न बहुत हल्का प्रश्न लगेगा कहीं ना कहीं बच्चों को, लेकिन मैंने बताया आपको, जैसे कि शुरुआत में बताया, बीच में भी बताता रहता हूं, कि आप किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लें, आपको हल्का कर देगा एग्जाम हॉल के अंदर, ये बात याद रखिएगा। 1 नंबर गया तो गया आपका, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली लोग हैं जो बता सकते हैं मुझे, जो कि बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा, हालांकि मैं लगा दे रहा हूं, फिर भी जो है क्वेश्चन आप बता सकते हैं। पहला प्रश्न बहुत प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 1, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु निर्भर करता है, यानी कि एक कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, उसकी अर्धायु होगी दोस्तों, यानी कि हाफ लाइफ होगी। तो वो किस पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं ऑप्शंस में कि टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कोई भी अगर हमारे पास पदार्थ है, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो उसका जो अर्धायु काल निर्भर करेगा वो बेटा करेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, यानी कि उसके नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न क्लियर
हो गया होगा। और आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जिसमें कि चारों ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे कि सिमिलर हैं, लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यदि अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो 1 नंबर गवा दिया। चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न पे, जो कि रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 2। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है या क्लोरीन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा, यानी कि फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं मैं आपको कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9 बेटा, और इसका सिंबल होता है एफ। ब्लॉक की बात कर लूं बेटा मैं इसके लिए, अगर ब्लॉक की, तो ब्लॉक इसका रहेगा अगर इसके ब्लॉक की बात करूं तो इसका जो ब्लॉक है वो रहेगा आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, इस बात को याद रखना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है पूरी आवर्त सारणी में। पूरे आवर्त सारणी के अंदर 118 एलिमेंट है बेटा। कितने हैं? 118 एलिमेंट है पूरी आवर्त सारणी के अंदर, जिसको हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है बेटा। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में। तो यहां पर जो फ्लोरीन है आपके पास में, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। दूसरी बात, अगर आपसे इस प्रकार पूछा गया प्रश्न कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी है, अगर ये प्रश्न ऐसे ना पूछा, ऐसे पूछ दिया जाता कि इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व कौन सा है, इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व वो कौन सा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधता वाला जो तत्व होगा वो होगा बेटा क्लोरीन, यानी कि Cl, यानी कि 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। यह तत्व भी आपका पी ब्लॉक का तत्व होता है, अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट का ये तत्व होता है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व पूछा है तो फ्लोरीन है। अगर आपसे पूछ ले सार्वत्रिक इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व कौन सा होगा, तो बेटा क्लोरीन होगा। इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको अच्छे से। पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और यहां पर जिस तरीके से मैंने बताया ब्लॉक एस, पी, डी और एफ 4 पार्टों में ये ब्लॉक बटा होता है, जिसमें कि पूरे 118 एलिमेंट्स आपके मौजूद हैं आज भी पीरियोडिक टेबल में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे अपने पे, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा और महत्वपूर्ण। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ये वही सोडा है जो कि घर की खाने पीने की सामग्रियों में उपयोग किया जाता है, जिसको हम खाद्य सामग्री के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम मीठा सोडे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है या अमोनियम कार्बोनेट है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहां पर जिसका जो फॉर्मूला लिखा भी है कि NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला है। और यहां पर यदि दो एलिमेंट्स के बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाए तो बेटा आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? बाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम और नाम से भी अगर जाने तो किस तरीके से जान सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जान सकते हैं इसको हम। बेकिंग सोडा तो है ही है, जो कि है खाने पीने की सामग्री में उपयोग करता है। इसको मीठे सोडे के नाम से भी जाना जाता है, इसको खाद्य सोडे के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न है। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड अप्रोक्सीमेटली, यानी कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? यानी कि ब्लड में जो हमारे पास पीएच मान है वो कितना होता है, ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 6.0, 7.4, 8.0 या 9.0? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 7.4 होता है। कितना होता है बेटा? 7.4 होता है किसका? ब्लड का पीएच मान होता है। पीएच मान के लिए मैंने स्केल बना देता हूं आपके लिए, एक स्केल। ये जो पीएच स्केल है ये 0 से लेकर के आपका 7 पे जाता है, और 7 से लेकर के आपका 14 तक जाता है बेटा। अगर इसको यहाँ पर याद करने के लिए अगर मैं छोटी सी एक ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा आपको, तो बता सकता हूं A N B के माध्यम से आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। ए का मतलब है कि ये बेटा एसिड होगा, एसिड का मतलब होगा ये अम्ल होगा। और एन का मतलब ये न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा बेटा। क्या होगा? उदासीन होगा। और बी का मतलब यहाँ बेस होगा, अर्थात क्षार होगा या भस्म होगा।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई। अब इस स्केल पे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अम्लीय माध्यम में कौन सा होगा, किस तरीके से होगा, जैसे मैं बता दूं आपको कि मिल्क का पीएच अगर आपसे पूछा गया, मिल्क का पीएच तो 6.6 अप्रोक्सीमेटली रहता है बेटा, कितना 6.6 रहता है। ऐसी नींबू का पीस लेंगे 2.3 समथिंग रहता है। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि 0 से लेकर के 7 तक, यानी उससे पहले पहले तक 2 अम्ल रहेंगे, कैसे रहेंगे, एसिड रहेंगे। 7 पे आ जाएंगे वो आपके उदासीन हो जाएंगे, और बी यानी कि 7 से ऊपर निकल गए तो वो आपके क्षार या भस्म होंगे, जिन्हें हम बेस के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का क्या है देखते हैं। 5 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जो कि है फिजिक्स से, कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला है आपका, क्या रहेगा, P बराबर 1/f। क्या रहेगा, P बराबर 1/f। और ये दे रखा है आपको सेंटीमीटर में, तो पहले इसको मीटर में आप चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे, 10 बटे, तो इतना करना पड़ेगा आपको 0.1। 0.1 जो है आपका निकल आया, तो उसको रखना है आपको किसमें आपको क्या निकालना है, शक्ति निकालनी है। तो क्या रखेंगे बेटा, 1/0.1। और जब 1/0.1 रखेंगे तो उसका आएगा बेटा P बराबर 10। तो 10 डायप्टर होगा इसका आंसर। क्या होगा बेटा, 10 डायप्टर होगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर क्लियर हो गया होगा आपको। 10 डायप्टर होगा। और उत्तल लेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो धनात्मक होगा बेटा वैल्यू, क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव। जैसा कि हमने इसमें ऑप्शन में सिंपल दे रखा है आपको, 10D या 1D या 0.1D और 100D। तो इसका जो आंसर होगा वो 10 सेंटीमीटर 10 डायप्टर होगा, सॉरी कितना होगा, 10 डायप्टर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर अच्छे से हो गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत प्यारा है। द आइसोटोप यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो देख सकते हैं आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, कार्बन 14 या यूरेनियम 235। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये बच्चा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिलते जरूर हैं, क्योंकि ये एकदम ओरिएंटेड होते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। किसके लिए करते हैं, कैंसर के उपचार के लिए। अगर मैं आयोडीन का बात करूं तो आयोडीन का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं बेटा आपका थायराइड, थायराइड कैंसर के लिए। किसके लिए करते हैं, थायराइड कैंसर के लिए, थायराइड के कैंसर के लिए करते हैं बेटा। क्लियर बात। कार्बन 14 का उपयोग करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए करते हैं बेटा। किसके लिए करते हैं, कार्बन डेटिंग के लिए करते हैं। कार्बन डेटिंग में जैसे आपके जितने भी प्राचीन है, यानी कि इसका सीधा सीधा संबंध है भूगोलिक तरीके से इसका सीधा सीधा संबंध है। जैसे चट्टानों का आपको उम्र का पता लगाना है, हड्डियों की फॉसिल्स की हड्डियों का जो पता लगाना है, तो उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हड्डियों की उम्र का अगर आपको पता लगाना है, चट्टानों की उम्र का पता लगाना है, तो कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, यूरेनियम 235 की, अगर यूरेनियम 235 की मैं बात करूं तो यहां पर ये क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन के लिए उपयोग करते हैं, इसके लिए नाभिकीय विखंडन के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा। अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं उम्मीद ऐसी करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस कारण से घूमते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, इस तरीके से हमारा एक नाभिक है और एक परमाणु की संरचना मैंने बना दी है यहाँ पर, जिस तरीके से ये परमाणु है। मान लीजिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 8 और इसके अंदर 1 है। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं किसको, न्यूक्लियस को। ये क्या है, आपका नाभिक है बेटा, क्या है, ये नाभिक है। और 2 8 1 इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक सोडियम का ले लिया बेटा, किसका लिया है, सोडियम का। 2 8 10 और 1 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, क्यों, क्योंकि नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में उन पे कौन सा चार्ज होता है, उन पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को, या बोल सकते हैं डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक फोर्स लगता है, इसके अंदर एक फोर्स लगता है बेटा। कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत
बल का प्रयोग किया जाता है बेटा। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो मैग्नेटिक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, उसी में है बेटा एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल, जो कि किसके ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। किसके अंदर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। इसके कई सारे उदाहरण भी हो सकते हैं बेटा, जो कि जैसे ग्रहों का चक्कर काटना, इस तरीके से उदाहरण हो सकता है। गाड़ी का मोड़ना, इस तरीके से हो सकता है। किसका, सेंट्रीपिटल का। सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्र बल, जैसे वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी, वॉशिंग मशीन के अंदर जो हम कपड़े वॉश करते हैं तो वहां पर कौन सा फोर्स लगता है, अपकेंद्र बल। जैसे डेयरी में से आपने देखा होगा, डेयरी जितने मार्केट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से क्रीम निकालने के लिए जो उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं बेटा किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग, यानी कि अपकेंद्र बल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एटम का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है, उसमें बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यदि इस टाइप से ऑप्शन में आएगा तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाना पड़ेगा पहले, लेकिन इसमें नहीं था, इसलिए हम लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये केंद्र की ओर लगता है, अपनी ओर खींचता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच पार्ट एट एटमॉस्फेयर। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, यानी कि ओजोन परत है वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ओजोन परत है, मान लीजिए वायुमंडल की अगर परतों की बात करी जाए, वायुमंडल के अगर मैं परतों की बात करूं, यानी उसकी लेयर्स की बात करूं, तो लेयर्स में कैसे रहेगा बेटा, ये रहेगा आपका क्षोभ मंडल। इसके ऊपर कौन सा आता है बेटा, आपका सप्ताप मंडल। इसके ऊपर कौन सा आता है बेटा, आपका मध्य मंडल। इसके ऊपर कौन सा आता है आपका आयन मंडल, या फिर बोलूं मैं उसको ताप मंडल, क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट आता आपका है वायुमंडल। तो इस तरीके से ये जो है बेटा सिस्टम है, एक तरीके से पहले क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल होगा, फिर मध्य मंडल होगा, आयन मंडल या ताप मंडल होगा, फिर वायुमंडल होगा। अगर मैं बात करूं जितनी भी मौसमी प्रभाव रहता है, जितना भी मौसमी प्रभाव रहता है, यानी मौसमी घटना जितनी भी होती हैं, वो सारी की सारी आपकी क्षोभ मंडल में होती है। किसमें होती है बेटा, क्षोभ मंडल में होती हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओजोन परत जो पाई जाती है, अब आपकी काय में पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। मध्य मंडल कैसा है, मध्य मंडल एक ठंडा, या बोल सकते हैं एक ठंडी लेयर होती है बेटा, किसकी, वायुमंडल की एक ठंडी लेयर होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आयन मंडल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आयन मंडल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए सैटेलाइट वगैरह हैं, तो यहाँ पर सॉरी स्पेसक्राफ्ट वगैरह हैं, तो यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। और वायुमंडल की अगर मैं बात करूं, तो वायुमंडल के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी आपके बोल सकते हैं कृत्रिम उपग्रह हैं, जैसे को बोलते हैं हम सैटेलाइट बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, वो इसमें उपयोग किए जाते हैं बेटा वायुमंडल में, जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। और इसके अंदर अगर और बात करूं मैं, तो इसमें बेटा हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो कि हैं वो तैरती हैं बेटा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया कि यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, क्षोभ मंडल के अंदर मौसमी घटनाएं जितनी भी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल के अंदर ओजोन परत है, मध्य मंडल बहुत ठंडा मंडल कहलाता है, आयन मंडल के अंदर स्पेसक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जैसे ताप मंडल बोलते हैं, टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। और वायुमंडल के अंदर अगर मैं बात करूं, तो वायु का मतलब बाहरी है, तो यानी कि इसमें सैटेलाइट्स होते हैं जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भी तैरती हैं। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे पता है, हर बच्चा या बच्ची बता सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए बी सी डी किस फॉर्म में होगा बेटा, तो मुझे पता है अच्छे से आप इसका क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ए बी सी और डी की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप मुझे बताइएगा बेटा, स्पेयर है या समताप मंडल है या मीजोस्फीयर है या फिर आयनोस्फीयर है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 9। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा या सबसे अधिक किसमें होती है, यानी कि कौन से कलर में होती है, रेड लाइट में होती है, ब्लू लाइट में होती है, ग्रीन लाइट में होती है, या फिर येलो लाइट में होती है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, ये हर छात्र के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ छात्रों के लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ब्लू लाइट के लिए होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा, इसका ब्लू लाइट के लिए होगा, बल्कि रेड लाइट में सबसे ज्यादा अधिकतम, क्योंकि इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है, तो रेड लाइट में होती है, इसमें तो अधिकतम होती है, यानी कि मैक्सिमम बेटा।
और ग्रीन कलर की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन के अंदर होती है बेटा मिनिमम। ग्रीन कलर की बात करूं तो ग्रीन के अंदर कैसी होती है, मिनिमम होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही साइंस के मैं 25 क्वेश्चन लाता रहता हूं और आने वाले समय में आपको एसीए प्लेटफॉर्म से जुड़ने के कई सारे अवसर और फायदे मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा प्यारा है। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस। गैस के आयतन और दाब के संबंध में कौन सा नियम बताता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है गैस के और आयतन के यानी कि वॉल्यूम के और गैस के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। कौन करता है सर, तो देखते हैं। बॉयल लॉ कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए है। चार्ल्स लॉ कर रहा है, डाल्टन्स लॉ कर रहे हैं, या फिर एवोगाड्रोस लॉ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट हो जाएगा बेटा। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्यों, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या करता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है बेटा। कहानी क्लियर है। अगर ही प्यारा और अद्भुत क्वेश्चन है, ये बड़ा ही प्यारा और अद्भुत क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में नहीं चल सकती, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो किसी भी ध्वनि तरंग को यानी साउंड को चलने के लिए कणों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, हम ये कह सकते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि नहीं चल सकती हैं, तो सॉलिड लिक्विड गैस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बचा, यानी कि वैक्यूम के अंदर नहीं चल सकती हैं बेटा। किसके अंदर नहीं चल सकती हैं, वैक्यूम के अंदर नहीं चल सकती हैं। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और मन लगा करके आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन प्राप्त हुए और बहुत आपने प्यार दिया, इसी प्यार को बनाए रखें और विश्वास के साथ चैनल्स के साथ जुड़े रहें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही प्यारा है। विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन, यानी इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है या रिलीज करती है। तो इंसुलिन के लिए एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियास यानी अग्नाशय है, और थायराइड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि अग्नाशय ही है जो कि इंसुलिन हार्मोन का श्रवण करती है, यानी कि रिलीज करने का कार्य करती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सर रिलीज कहां से होता है, तो बोल सकते हैं लैंगरहैंस लैंगरहैंस की बीटा सेल से बेटा। किससे, लैंगरहैंस की बीटा सेल से रिलीज होता है। लैंगरहैंस की बीटा सेल से रिलीज होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी सेल से रिलीज होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लैंगरहैंस की बीटा सेल से। किससे बेटा, लैंगरहैंस की बीटा सेल से। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू पेपर इज कॉल्ड। ठोस को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि कोई चीज ठोस है, उसको आपको वाष्प में परिवर्तित करना है, अर्थात उसको पेपर में परिवर्तित करना है, तो क्या कहलाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि एक ऐसे एक एल है और एक जी है। तो ये क्या है सर, ये है आपका बेटा सॉलिड है, ये क्या है आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड होता है, और ये आपका गैस। अब ये इंटरचेंज हो जाते हैं बेटा, कैसे होते हैं, इंटरचेंज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड से सॉलिड में। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए सॉलिड से यानी कि वाष्प में कैसे परिवर्तित होंगे, डायरेक्टली, वो भी किससे, डायरेक्टली। यानी कि लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, यानी लिक्विड नहीं बने, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए। तो डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए क्या है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है, एवापोरेशन है, या फिर डिस्टिलेशन है सॉरी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा, सब्लिमेशन। यानी ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो कि डायरेक्टली सॉलिड को लिक्विड में ना करके बल्कि सीधा ही वेपर में चेंज कर देती है, तो वो प्रक्रिया होती है आपकी सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के लिए अगर मैं कुछ उदाहरणों की बात करूं, कुछ एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करूं, तो इसके लिए अगर मैं बोलूंगा तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड हो सकता है बेटा, आपका नेफ्थलीन हो सकता है, आपका बेटा कपूर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कुछ उदाहरण हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे, जिसमें ड्राई आइस भी आ जाता है आपका। ड्राई आइस, किसी को फॉर्मूला नहीं पता हो तो CO2 होता है बेटा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको ये कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, इस तरीके से आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं। ये याद रखना है कि ठोस से सीधा वाष्प में कन्वर्ट होता है, तो ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया है। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, कपूर है, ड्राई आइस है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। और एक और ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूं, मतलब कि आयोडीन।
ये भी आपका कैसा रहता है बेटा, तो ये भी आपका उदाहरण में ही आ जाएगा। चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। यहां से कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है, आपसे इस तरीके से ना पूछ कैसे पूछ ले, आयोडीन का जो प्रोसेस रहता है वो किस प्रकार से रहता है, तो आयोडीन में सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी फ्रीजिंग एजेंट है बेटा। एंटी फ्रीजिंग एजेंट पूछा जा रहा है, तो मेथेनॉल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एसीटोन है या ग्लिसरॉल है। अब इस टाइप का जो प्रश्न होता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा अद्भुत होता है। जैसे कि हमारे कुछ छात्र छात्राएं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं हमेशा वो इस तरीके से लगे रहें और जल्दी उनको सफलता प्राप्त होगी। टेंशन ना लीजिए। जैसे मेथेनॉल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एसीटोन है और ग्लिसरॉल है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा मेथेनॉल भी होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी होता है, आपका ग्लिसरॉल भी होता है। लेकिन आपको इनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है एग्जाम हॉल के अंदर। तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल होता है बेटा। क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका अगर मैं फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला बनता है बेटा CH2OH और CH2OH बनता है बेटा। तो ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब मेथेनॉल भी होता है, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा, लेकिन ये ज्वलनशीलता के कारण ज्यादा अधिक होता है, इस वजह से इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं हम। और दूसरा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इथाइलिन ग्लाइकोल से कम कुशल है, अर्थात वो इतना अच्छा नहीं है जितना इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। और एसीटोन की अगर मैं बात करूं तो एसीटोन कैसा है? एक तरीके से सॉल्वेंट के रूप में काम करते हैं बेटा। किसके रूप में? सॉल्वेंट अर्थात विलायक के रूप में। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको इस प्लेटफॉर्म पे बायोलैंग्वेज चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो कोई भी परेशानी का विषय नहीं है कि सर हिंदी में या इंग्लिश में। अब आपकी फरमाइश पर हमने, देखिए आप एसीए प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश में दे रखा है और मैं भी हिंदी इंग्लिश में ही आपको लिख के बता रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं बेटा इसी तरीके से बने रहें और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ जेट इंजन। तो बहुत ही प्यारा और अद्भुत क्वेश्चन है। जेट इंजन के कार्य का आधार कौन सी गति का नियम करता है? जेट इंजन। तो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ है, या फिर केपलर लॉ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? कि थर्ड। और इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? तो इसको जानते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम के नाम से भी जानते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात करूं तो जैसे रॉकेट का उड़ना, तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रति क्रिया प्रति क्रिया का नियम। तो ये बात याद रखिएगा, ये दोनों बातें न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित हैं। तो यहां पर जैसे कि रॉकेट का उड़ना, उदाहरण अगर मैं आपको दूं उसके लिए, रॉकेट का चलना, तो ये एग्जाम्पल बन सकता है बेटा। कहानी क्लियर है? तो यहां पर पूछा गया जेट इंजन में, तो जेट इंजन में भी वही प्रक्रिया होती है, क्रिया भी होती है, उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि फिजिक्स से था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, यानी प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? यानी कि प्रकाश की जो चाल है वो अधिकतम किस माध्यम में होती है? अधिकतर बच्चों को इस प्रश्न का आंसर आता होगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस टाइप से अगर आप पढ़ते रहे तो आपको 25 में से 25 साइंस में क्वेश्चन में नंबर अगर आप नहीं ला पाए तो ऐसा हो नहीं सकता। मन लगा के इसी तरीके से पढ़ते रहें। जैसे कि वाटर है, ग्लास है, एयर है, वैक्यूम है। तो यहां पर देख सकते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है बेटा? तो इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी चाल है बेटा। कहानी क्लियर है? अगर इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर में बात करूंगा, पहले आएगा आपका वी, उसके बाद आपका बेटा आ जाएगा ए यानी कि एयर, उसके बाद डब्लू, डब्लू मतलब वाटर आ जाएगा, देन ग्लास। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगा और ऑर्डर में भी आपसे पूछ ली जाए तो आप ऑर्डर से भी बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी तरीके से ट्रिक और टेक्निक्स आपको एसीए प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकती हैं दोस्तों, जो कि मैथ के ट्रिक और टेक्निक के साथ आपको सर पढ़ाते हैं। हिंदी और स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए अद्भुत टीचर आ चुके हैं और चैनल से जुड़े, और आपको आने वाले समय में कई सारे अवसर इसी चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ऐप आने वाला है दोस्तों।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आज का। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज रिकेट्स, यानी रिकेट्स किससे हो जाता है, कौन सी विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या फिर विटामिन डी है। तो इस टाइप के भी छोटे मोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर रिकेट्स हो जाता है, और यदि वहीं पर अगर बड़े लोग हैं तो उनके अंदर दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसको बोलते हैं बेटा ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रियो मलेशिया, और एक होता है बेटा आपका ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बीमारियां जो हो जाती हैं बेटा, जिसमें कि विटामिन डी की कमी से ही होती हैं। ये जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है उनके अंदर हो जाता है। रिकेट्स रोग सिंपली बच्चों के अंदर पाया जाता है, जिसमें कि जब बच्चे पैदा होते हैं यदि उन्हें सनलाइट नहीं दी जाए तो उनको हड्डियों का थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ाव आ जाता है उसके अंदर। तो ये विटामिन डी का अगर मैं सोर्स की बात करूं तो आपको ये बेटा मिल जाएगा मिल्क से, सनलाइट से, इन चीजों से आपको विटामिन डी मिल जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आ गए हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। और कमेंट में आप जितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, मेरे बताने से पहले ही आंसर दे दिया है, तो कमेंट में उनका आंसर जरूर करें और बताएं भी कि कितने में से कितने क्वेश्चन आपने राइट करें दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बड़ा ही अद्भुत प्यारा क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जंग लगना किसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन। तो मैं चाहूंगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ना अब आप कमेंट्स बॉक्स में दें मुझे, मैं भी तो देखूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य देंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर मैंने बता ही दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी और डी की फॉर्म में आप आंसर करेंगे। क्लियर है बेटा? ए बी सी डी की फॉर्म में आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्यारा प्रश्न है फॉर्मूला बेस्ड। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैं चाहूंगा अमोनिया का रासायनिक सूत्र है वो भी बताएं। और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल चीजें कर देता हूं कि आपको फॉर्मूला बताना है कमेंट में। इसका क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है आपको कमेंट में। और जैसे कि यहां पर एक तो ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक है CH4। तो इनके आपको नाम भी बताने बेटा, नाम भी बताइए, नाम भी बताइए, इनके भी नाम बताने आपको। उसको क्या बोलते हैं, अदर नाम क्या होता है, जैसे CH4 का अदर नाम क्या होता है, CO2 का अदर नाम क्या होता है, तो ये भी आपको बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बहुत ही प्यारा और अद्भुत क्वेश्चन है, डिसीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीबी रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यानी कि टीबी, हाँ ट्यूबरक्लोसिस, इसका अगर बैक्टीरिया की मैं बात करूं, पहली बात तो बेटा ये होता है आपका जीवाणु के साथ। जीवाणु का नाम क्या है सर? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। तो इस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और यह एक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से टीबी जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उसका कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि मुझे दिख रहा है, लंग्स अर्थात फेफड़े, ये प्रभावित होते हैं जब व्यक्ति को टीबी हो जाती है। देखा होगा आपने, खांसने लगता है, स्फुटन टेस्ट किया जाता है उसका। स्फुटन टेस्ट के अंदर ये पता लगता है कि यदि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर जीवाणु उसके थूक के अंदर अर्थात स्फुटन में पाया गया तो डेफिनेटली ये कंफर्म हो जाता है उस व्यक्ति को टीबी रोग से वह पीड़ित हो चुका है। तो इसीलिए बोला जाता है 6 से 7 दिन तक खांसी अगर हो रही है तो जरूर आप दवा ले लें अवश्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। द मेटल विच इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है बेटा? किसमें होती है? लिक्विड फॉर्म में। सोडियम है, मरकरी है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा, यानी मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो मरकरी के लिए थोड़ी सी बात कर लूं कि मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है Hg बेटा। क्या होता है? Hg होता है। और इसकी अगर मैं ब्लॉक की बात कर लूं तो ब्लॉक उसका बेटा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किसका होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। परमाणु क्रमांक की बात कर लूं तो बेटा 80 होता है।
तो ये तो आपकी धातु हो गई बेटा, क्या हो गई, ये आपके लिए धातु हो गई अर्थात मेटल हो गई। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन ना पूछे, इस प्रकार से पूछ ले कि आधातु बताइए भैया आधातु कौन सी होती है, तब आप क्या करेंगे आंसर में, तो आधातु याद रखिएगा यानी कि Br होती है, यानी कि ब्रोमीन होती है बेटा, क्या होती है, Br यानी कि ब्रोमीन होती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35, ब्रोमीन होती है और इसका ब्लॉक होता है बेटा P। तो इन बातों को अवश्य ध्यान रखें कि ये पूछा गया आपसे, प्रश्न गया है कि धातु कौन सी है, तो वो रूम टेम्परेचर पे Hg यानी कि मरकरी होती है। इस बात को याद रखिए, जैसे कि आप जाते हो कभी बुखार वगैरह आ जाता है तो डॉक्टर पारा साइड से आपके लगा देता है, तो जो पारा है वही मरकरी है बेटा, याद रखिए। और आधातु आपके पास में है ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 35 और ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से नोबल गैस कौन सी होती है। नोबल गैस के लिए अगर मैं आपको बता दूं, नोबल गैस, नोबल गैस के अदर नाम मैं आपको बता दूं, अदर नाम से पूछ लिए जाते हैं। इसको हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, पहली बात। इसको हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहा हूं। इसको हम उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस। इसको हम 18 वर्ग के तत्व के नाम से जानते हैं। इसको हम 0 ग्रुप अर्थात वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो इस बात को याद रखिएगा। और इतने सारे नाम मुझे लगता है सफिशिएंट हैं, तो यहाँ पर ABCD इस तरीके से इतने नामों से हम इसको जानते हैं। किसको जानते हैं, नोबल गैसेस को जानते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, इनमें से कौन सी नोबल गैस है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है हीलियम। तो हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, यानी कि निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, निष्क्रिय गैस के नाम से। मैं इसका एक सिंपल सा आपको एलिमेंट लिख दे रहा हूं एक ट्रिक की फॉर्म में, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, हे नीरज आओ करें एक्सरे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एटॉमिक नंबर भी मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, 2 8 10 18 36 54 और ये आपका बनेगा 86। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई। तो कैसे करना है कि मैं लिख दूं ट्रिक आपके लिए, हे नीरज आओ करें एक्स रे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई। इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर आपके क्वेश्चन पेपर में बनता है तो आप झटके से तुरंत बता देंगे निष्क्रिय गैस कौन सी है। जैसा कि ऑप्शन में दे रखा था हीलियम, तो He, तो हीलियम कैसी है, इसमें से निष्क्रिय गैस, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है और ये। हाँ, नाइट्रोजन के लिए थोड़ा सा बता दूं, बच्चों को डाउट भी हो सकता है। नाइट्रोजन जो गैस है उसको एज अ यूज कर लेते हैं इनर्ट। कैसे बता दे रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं चिप्स की, चिप्स के पैकेट्स के अंदर जो गैस भरी होती है वो बेटा नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि आलू के बने होते हैं, उसमें स्टार्च होता है, तो रिएक्शन ना कर ले इसलिए इसमें चिप्स में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, तभी आपको लगता है 5 रुपए का पैकेट काफी फूला फूला लगता है और उसमें निकलते हैं 2-4 ही हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब ये मानो कि आने ही आने हैं, कहीं ना कहीं बायोलॉजी से आने ही आने प्रश्न हैं। तो मानव शरीर की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, यानी कि मानव शरीर में सीधा सीधा क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहे हैं। ये क्या पूछ रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या। अगर संख्या में क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 46 होता है। कितना होता है बेटा, 46। अगर मैं थोड़ा गुणसूत्रों के ऊपर बात कर लूं, गुणसूत्रों के ऊपर मैं बात कर लूं, तो गुणसूत्र बेसिकली 2 प्रकार से हैं आपके पास में। पहला है एक आपका दैहिक गुणसूत्र, पहला है आपका दैहिक गुणसूत्र, दूसरा आपका लिंग गुणसूत्र। बेटा कौन सा, लिंग गुणसूत्र। अगर मैं इनकी जोड़ियों की बात कर लूं तो जोड़ी में अगर मैं बताऊं आपको अगर मैं आपको जोड़ी में बताऊं तो 23 जोड़ी होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। अगर मैं संख्या में बात कर लूं तो संख्या में ये 46 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 46 होते हैं। दैहिक गुणसूत्र की अगर मैं बात कर लूं तो ये होते हैं आपके 22 जोड़ी, और लिंग गुणसूत्र की बात कर लूं तो ये बेटा होते हैं 1 जोड़ी। अगर मैं बात कर लूं मेल के लिए और मैं बात कर लूं फीमेल के लिए, मेल में होता है बेटा एक्स और वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स।
तो उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी काफी आपके सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर बी इसका ऑप्शन राइट होगा बेटा। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे अच्छे से, बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर आपसे पूछा जाता है। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि इंग्लिश में नहीं लिखा, लिख दे रहा हूं मैं। इसको ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है बेटा, और इसको जाना जाता है सेक्स क्रोमोसोम के नाम से। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अद्भुत और महत्वपूर्ण केमिस्ट्री की अभिक्रिया से ये प्रश्न है। ग्रुप डी का एग्जाम उठा लीजिए, केमिस्ट्री से, साइंस से, अर्थात फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, इस टाइप के क्वेश्चन बनना अनिवार्य है बेटा। क्या कह रहे हैं कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनाएगी? हाइड्रोजन गैस बनाएगी। आयरन है, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी वो राइट होगा, यानी कि सोडियम। क्या है बेटा? सोडियम ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि अगर मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊं कि यहां सोडियम है प्लस ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहां से इनके साथ जो रिएक्शन करेंगे तो यहां से बनता है आपका NaOH अर्थात कास्टिक सोडा, और हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, अर्थात उड़ जाती है। और इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया कौन सी धातु, तो कौन सी धातु सर? सोडियम है, जो जल के साथ रिएक्शन करा दी, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसको चाहे तो आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको। ये जो आपका केमिकल बना है ये बना आपका कास्टिक सोडा बेटा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई। पूछा गया है कौन सी गैस बनती है, तो सर हाइड्रोजन गैस बनती है, और रिएक्शन करेंगे हम सोडियम के साथ। उम्मीद करते हैं 24 तक क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज का लास्ट प्रश्न बचेगा, बस इस प्रश्न के लिए हम चाहते हैं बढ़िया तरीके से आप, यदि मैं कमेंट में बोलूं तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, डबल लगा लीजिए आप। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यानी कि पेनिसिलिन, तो सबसे पहले समझना है कि पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन एक तरीके से फंगस से बनाई गई है, यानी फंगी से बनाई हुई एक दवा है, ऐसा समझ लीजिए। और इसकी खोज पूछने किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है, लुइस पास्चर ने करी है, एडवर्ड जेनर ने करी है, रॉबर्ट कोच ने करी है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है बेटा, तो मैं सारे ऑप्शंस को डिटेलिंग कर दे रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। कब करी थी? 1928 से 1929 में। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कहीं कहीं 28 है बेटा और कहीं कहीं 29 है। तो आपको अगर सन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसी हिसाब से अपना आंसर करिएगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये सबसे पहली बढ़िया जो वर्ल्ड वार में भी यूज हुई है पेनिसिलिन ही है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करता हूं मैं लुइस पास्चर ने क्या किया था। तो लुइस पास्चर भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी खोज करी थी। तो इन्हें किसकी खोज करी थी, तो इसके बारे में बता देता हूं आपको। ऐसी एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी थी, इसके बारे में बता देता हूं। इसी तरीके से आपको बता देता हूं रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज करी थी। तो बेसिक सी बात है, इन्होंने करी थी सर टीबी और हैजा। किसकी बेटा? टीबी और हैजा की रॉबर्ट कोच ने। एडवर्ड जेनर ने करी थी आपके चेचक, यानी कि जिसको आप, हाँ वही जिसको आप बोलते हो स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, चेचक के टीका, चेचक का टीका। और लुइस पास्चर ने बेटा रेबीज, हाँ वही रेबीज, जो किसके अंदर पाया जाता है? कुत्ता, बिल्ली हो गया आपका, ठीक है कैट, और आपके पास कौन हो गया? बंदर। तो इनमें ये रेबीज पाया जाता है इनके अंदर बेटा। तो याद रखिएगा कि लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी, और रॉबर्ट कोच ने टीबी और हैजा के लिए बात करी थी, और चेचक का टीका के लिए बेटा आपके एडवर्ड जेनर ने करी थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा पेनिसिलिन की खोज की थी। इसमें 2 क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। जैसे रॉबर्ट से ही है तो रॉबर्ट के मैं बोल दे रहा हूं रॉबर्ट कोच रॉबर्ट कोच, ठीक है बेटा। और एक है आपके बेटा रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट को, क्योंकि रॉबर्ट से ही है इसलिए मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बता देता हूं कि ये जो है रॉबर्ट कोच है आपके, और एक रॉबर्ट हुक है, और एक है बेटा आपके रॉबर्ट ब्राउन। इनको ब्राउन कर दो क्योंकि कोच तो है वहां पे। रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने जो खोज करी थी बेटा, रॉबर्ट हुक ने जो खोज करी है वो है आपकी कोशिका की। किसकी है?
कोशिका की। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो करी है वो कोशिका के केंद्रक की है, तो इनमें कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने बताया कोशिका के केंद्रक की। तो आज के जो 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए हम हमेशा आपके लिए लगे हुए हैं। बस आप इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। कि कहते हैं ना कि जुड़े हो तो हारने नहीं देंगे, कि जुड़े हो तो हारने नहीं देंगे, आपकी मेहनत को यूं ही बेकार नहीं जाने देंगे। बस मन लगा के पढ़ते रहिए, संघर्ष आपका होगा, मेहनत हमारी होगी। ये संघर्ष आपका होगा, मेहनत हमारी होगी। और जब कामयाबी हो जाओगे तो आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी पूरा जहां देखेगी। तो चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बस आपका बचा है कि पीडीएफ अगर आपको लेनी है दोस्तों, तो सिंपल सा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अमित क्लासेस चैनल से जुड़ें बेटा, और सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।